तो दोस्तों, मैं डॉक्टर के बी हाँ हमेशा की तरह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पीसी नेट जीआरएफ या अन्य जीआरएफ के तहत जो मिलने वाली फेलोशिप होती है उसके लिए शोधार्थियों को क्या क्या करने की आवश्यकता है, कहाँ पर अपने दस्तावेज देना है, कौन कौन सी दस्तावेज देना है और किस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना है ताकि उसके बैंक खाते में फेलोशिप के पैसे आने लगे। आज मैं इसी विषय पर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के समक्ष अपना लेक्चर देने जा रहा हूँ। उसी लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब किसी स्कॉलर के लिए यूजीसी ने फेलोशिप अवार्ड कर दी है और फेलोशिप अवार्ड होने वाले स्कॉलर्स के कहने चाहिए कि उन्हें ये रहता है कि आखिर हमें इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले अपन को ये समझना है कि हमारे पास में दो तरह के स्कॉलर्स हो सकते हैं। पहले एक ऐसे स्कॉलर्स हो सकते हैं जो पहले से जीआरएफ अवार्डेड हैं और पीएचडी उनकी अभी से शुरू हुई है। दूसरे ऐसे स्कॉलर्स हो सकते हैं कि पीएचडी हमारी कोर्स वर्क के साथ में शुरू हो गई थी लेकिन उन्हें जीआरएफ बाद में भी अवार्ड हो सकती है। तो दो तरह के स्कॉलर्स हो सकते हैं। स्कॉलर आपकी कहना चाहिए जो फेलोशिप है वो कोई भी हो, चाहे आपकी यूजीसी जीआरएफ हो या अन्य कोई भी हो, लेकिन उसमें दो तरह के कहना चाहिए स्कॉलर्स होते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे दोनों ही तरह के स्कॉलर्स के लिए चर्चा करेंगे और इसके तहत हम ये देखेंगे कि यूजीसी नेट जीआरएफ है या यूजीसी से मिलने वाली अन्य जितनी भी जीआरएफ हैं, अकेली नेट जीआरएफ ही नहीं, अन्य जितनी भी जीआरएफ हैं उनके लिए स्टार्टिंग में स्कॉलर्स के लिए क्या क्या काम करने की आवश्यकता है। जानकारी सही ना होने के कारण स्कॉलर्स कहने चाहिए कि अपना समय भी बर्बाद करते हैं और उन्हें भटकना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने एक प्रक्रिया तय की है और इस प्रक्रिया के तहत हमने ये निर्धारित किया है कि कब किसको क्या करना है। कब किसको क्या करना है मतलब जो स्कॉलर्स हैं उन्हें कब क्या करना है और यूनिवर्सिटी को आपके साथ कदम मिला करके कौन कौन से काम करना है। 10 मिनट की चर्चा है, अपन इस पर विस्तार से चर्चा किए लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले एक काम करना है आप सभी स्कॉलर्स के लिए है? आपकी कोई भी फेलोशिप हो उसके लिए आपको इस साइट पर जाकर के यहां पर आपको ये साइट पर जाकर के फॉर स्टूडेंट आईडी जितने भी स्कॉलर कहने चाहिए कि फेलोशिप अवार्डेड होते हैं उनकी एक यूजीसी द्वारा आईडी तुरंत ही जनरेट होती है और वो शायद वो आईडी हम लोगों के जो अवार्ड वाला जो सर्टिफिकेट होता है उस पर मेंशन होती है क्या है? देखिए, आप लोगों को ये जानकारी है लेकिन मुझे जानकारी ये नहीं थी। लेकिन यदि फिर भी यदि आपको स्टूडेंट आईडी आपकी पता नहीं है तो उसके लिए ये वाली वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और उस पर कुछ बेसिक सी जानकारी है। उस बेसिक सी जानकारी को भरना है, जैसे आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप मोबाइल नंबर डालिएगा और सर्च का क्लिक कीजिएगा तो उसमें बहुत सारी एक लिस्ट खुल सकती है, क्योंकि एक नाम और एक डेट ऑफ बर्थ एक या दो चार पांच लोगों की भी हो सकती हैं। तो आपको मिलान करके देखना है अपने सर्टिफिकेट से कि आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए, आपका एक प्रकार का परीक्षा का जैसा अनुक्रमांक होता है ना, वैसे ये महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, हालांकि आप लोगों ने शायद ये काम पहले से कर भी लिया हो, लेकिन जिसने नहीं भी किया हो तो उन सभी के लिए ये जानकारी है। ये https://scholarship.canarabank.in/login पर आपको विजिट करना है और विजिट करने के बाद में आपको वहां पर एक कैप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में, वो उसमें कैप्शन में क्या लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन पर क्या करना है, क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसको आप मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं और इसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के द्वारा भी कर सकते हैं। आपने सभी जानकारी भर दी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रहती है काहे की, स्टूडेंट आईडी की। और जो स्टूडेंट आईडी
आपकी या तो सर्टिफिकेट पर होगी, और यदि नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइट पर विजिट करके अपनी स्टूडेंट आईडी पता कर सकते हैं। इसके बाद में हमने फॉर्म में जितनी भी जानकारी थी उस जानकारी को भर दिया और हमने क्या कर दिया, सबमिट, नीचे होगा सबमिट, सबमिट पर क्लिक कर दिया और नीचे एक मैसेज आएगा, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उसमें साथ में मैसेज होगा, द पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर ईमेल। उसमें ईमेल भी डालना है, तो आपके ईमेल में क्या हो जाएगा, पासवर्ड भेज दिया जाएगा। ये अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। नेक्स्ट, अब देखिएगा, जब आप फिर क्या करेंगे, मेल पर विजिट करेंगे। मेल पर विजिट करने के बाद में आप क्या करेंगे, इनबॉक्स को देखेंगे, वहां पर आपको पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। पासवर्ड मिलने के बाद में आपको फिर से इस साइट पर क्या करना है, विजिट करना है। और ये साइट कौन सी है, आपकी लॉगिन वाली साइट है। इस पर जब आप विजिट करेंगे तो उस पर आपको क्या होगा, लेफ्ट साइड में सबसे पहला कैप्शन मिलेगा, वहां पर आपको लॉगिन का, और लॉगिन पर जब आप करेंगे तो वहां पर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। आईडी से कहने का मतलब यह है कि जो आपने ईमेल दर्ज की थी अभी फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वही आपकी आईडी है। और पासवर्ड कौन है, जो कि आपने ईमेल से लिया है। उसको लेकर के आप क्या करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो एक दूसरा इंटरफेस खुल जाएगा, पॉपअप विंडो खुलेगी, जहां पर क्या होगा, क्रिएट न्यू पासवर्ड का वहां पर ऑप्शन आएगा। वहां पर आपको नया पासवर्ड बनाना है। और नया पासवर्ड बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अपर केस, लोअर केस, मिडिल केस और एक नंबर जरूरी है। स्पेशल केस में मैंने तो ऐट का यूज किया है, यदि आप ना भी करें तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद में आप फिर से क्या किए, दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। और दोबारा जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको आपके अकाउंट का पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखिएगा, वहां आपके पोर्टल पर आपका काम हो चुका है, आपका अकाउंट वहां पर बन चुका है। जो कैनरा बैंक का जो फेलोशिप का जो पोर्टल है, उस पर आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, हाउ टू अप्लाई टू द नोडल। नोडल मींस नोडल ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। उसके पास में आपको अप्लाई कैसे करना है, ये थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप लोगों को सुनना है। और इसमें जो सबसे पहली बात यह है कि ड्यूली फिल्ड द फॉलोइंग फॉर्म्स। इतने डॉक्यूमेंट या फॉर्म जो भी हो सकते हैं वो कंप्लीट करना है आपको। और कंप्लीट करने के बाद में आपको लेकर के कहां पहुंचना है, जो आपकी एकेडमिक सेल है। एकेडमिक सेल हालांकि अपनी यूनिवर्सिटी में है, हर यूनिवर्सिटी में होती है। आप लोगों को कहां, सत्यम के पास में देना है, ठीक है ना। ये है, इसमें क्या है, इसको डॉक्यूमेंट को दो तरह से करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं। और लेट हैं तो मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा और कुछ हम लोग तेज गति से चलेंगे। तो आपको जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी तो आपको देना ही देना है। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें पीडीएफ कॉपी भी दीजिएगा। सब लोगों को बनाना आती है पीडीएफ कॉपी, पीडीएफ कॉपी बना करके दीजिएगा। और पीडीएफ का आपको ध्यान में रखना है कि दैट मस्ट नॉट बी लार्जर देन 500 KB। और 500 KB बहुत बड़ी साइज होती है, बहुत आजादी दी है हमें बनाने के लिए, इसका हमें ध्यान रखिएगा। और ये आपको क्या करना है, जो सॉफ्ट कॉपी है ये सत्यम की मेल है, और आपकी यूनिवर्सिटी की जो भी मेल प्रोवाइड की गई है उस पर आपको क्या करना है, भेजना है। आपके ये डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएंगे, मतलब जो यहाँ यूनिवर्सिटी के जो क्रिएटर हैं या मेकर जिसे हम कहते हैं वो कौन है, सत्यम है, इन्हें मिल जाएंगे। तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने में क्या है, सहूलियत रहेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पीडीएफ कब बनाना है, जब वो कंप्लीट हो। और कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जिस रजिस्ट्रार सर के सिग्नेचर होने के बाद ही वो कंप्लीट माने जाएंगे, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। अभी हम परम आदरणीय परमार सर से चर्चा करेंगे इस बारे में कि आप लोगों के फॉर्म इकट्ठे करवा लिए जाएं या एक साथ साइन करवा लिए जाएं या एक एक करके आपको भेज करके साइन करवा दिए जाएं, ऐसा भी हाँ। फिर लेकिन क्या है कि इकट्ठे करने के बाद में आप लोगों को वापस लेने पड़ेंगे वो, क्योंकि पीडीएफ भी बनाना है। तो ये अब इसमें देखिए डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट में है ज्वाइनिंग रिपोर्ट एनेक्सर 2। ये आपके पास में यदि डॉक्यूमेंट ना हो ये वाले, तो मेरे से आप पीडीएफ ले। और मैं इस वीडियो को अभी यूट्यूब में भी डालूंगा, वहां पर भी ये कहना चाहिए एनेक्सेस आप लोगों के लिए अवेलेबल
करवा दूंगा। ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट में भी आपके साइन होंगे, आपके गाइड के साइन होंगे, और जो कहना चाहिए कि रिसर्च सेंटर के जो हेड हैं उनके साइन होंगे, और इसके बाद में रजिस्ट्रार सर के साइन होंगे। ये आप लोग देख लीजिएगा। कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, ये आपको हर बार लगना है कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। हाँ, हालांकि कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट कहीं 6 माह में, लेके हम क्या है, हर महीने आपका बिल लगेगा, हम आपका हर महीने कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, क्योंकि कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट ही इस बात को पुख्ता करेगा कि आपका शोध कार्य अभी भी जारी है। 1 महीने के भीतर कहीं कोई स्कॉलर छोड़ तो नहीं दिया, ये हमेशा लगेगा। फिर रेट ऑफ फेलोशिप सर्टिफिकेट, रेट ये भी एनेक्सर है उसमें। अब इसमें क्या करना है, आपको अपनी रेट पर टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद में अपने गाइड और हेड से उसे वेरीफाई करवाना है। किससे? आ रहा है ना, उसमें रेट ऑलरेडी आपके लिखे हुए हैं एनेक्सर में। आपको क्या करना है, उसमें टिक लगाना है, जो जो रेट आपकी लागू हो रही है, आपके साइन, आपके गाइड के साइन, हेड के साइन, और मैं रजिस्ट्रार के साइन। क्या 25,000 है तो आप क्या कीजिएगा, 25,000 को काट करके काले पेन से या नीले पेन से उस पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जो वर्तमान, लेकिन जो रेट का जो लेटर है वो लेटर आपको हमें भी देना होगा, और कहना चाहिए आपके गाइड को भी आपको दिखाना होगा, ठीक है, वर्तमान रेट का। क्योंकि जो वहां से अप्रूव होकर के रेट आएगी, हम उसी रेट के आधार पर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में एचआरए सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए है। एचआरए सर्टिफिकेट पर भी आपके साइन होंगे, आपके गाइड के साइन होंगे, हेड के साइन होंगे, फिर किया वही है। अब एचआरए मैंने कई जगह उसमें मैं पढ़ रहा था, जो कहना चाहिए कि पोर्टल पर वो गाइडलाइन डले हुए हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो एनेक्सर में भी लिखा है एज एप्लीकेबल और एडमिसिबल बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के द्वारा मान, या कहना चाहिए यूनिवर्सिटी के द्वारा लागू। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चर्चा है, आप लोग देख लीजिएगा, चर्चा कर लीजिएगा, क्योंकि यूजीसी का एचआरए की रेट अलग होती है, और जो चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है अपनी महाराजा 6 साल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का एचआरए का रेट लागू होता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके साथ में आपकी बैंक की पासबुक, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, बशर्ते वो क्या है, ऐसे बैंक में हो जो कि नेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ हो, है ना, ये जरूरी है, ये स्पष्ट है यहां पर। बाकी किसी स्टूडेंट आईडी जो आपने कहना चाहिए अपना रजिस्ट्रेशन करते समय उपयोग की है वो देंगे, और आधार कार्ड भी क्या करना है, आपको देना है। ये इतने डॉक्यूमेंट की हमें पूरे कंप्लीट चाहिए हैं, या जो आपके कहने चाहिए मेकर होंगे, मेकर को आपको ये सभी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और साथ में क्या करना है, इनकी पीडीएफ बना करके भी देना है। नेक्स्ट, नहीं, अलग अलग बनानी है। बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ, हर एनेक्सर की, हर डॉक्यूमेंट की अलग अलग पीडीएफ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लगे। नहीं नहीं, अभी तो शुरू से लगा करके एक ही लगेगा, एक ही में कंटिन्यूएशन आ जाएगा। शुरू से लेकर आपकी फीस जमा करने की डेट से लेकर के आज तक की डेट, ठीक, 6 नहीं लगेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, आपने क्या किया है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, आपने डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में जमा किए हैं। जो मेकर होंगे, मेकर क्या करेंगे, जो पोर्टल की आवश्यकता के या निर्देशों के अनुसार उन्हें क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। और एक प्रक्रिया होती है, जो भी अपलोड करेंगे उसका कहने का मतलब होता है कि कैंडिडेट को लिंक करना। तो मेकर क्या कर दिया, उन्होंने लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद में ये जो डेटा है ऑटोमेटिक आईडी किसकी आईडी पर चला जाएगा, ये चेकर की आईडी पर चला जाएगा। चेकर की आईडी पर चला जाएगा तो चेकर क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा, अपने वहां से जाकर के क्या करेगा, अप्रूव करेगा। अब नेक्स्ट, जब ये नेक्स्ट अप्रूव कर दिया है चेकर ने, तो फिर ये जो डेटा है वो अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के पोर्टल पर, स्टूडेंट कॉर्नर पर अवेलेबल हो जाएगा। ये तो ये है अप्रूव योर इंफॉर्मेशन डेटा, वहां पर पूरा डेटा आपको दिखेगा। इसमें बहुत लॉगिन आपको वही करना है। यहां पर जहां पर डेटा देखना है उस कैप्शन का नाम है ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है।
इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी आपकी ज्वाइनिंग की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, उसको ध्यान से देखिएगा। और यदि सही है, ध्यान रखिएगा, यदि सही है तो आपको क्या करना है, अप्रूव वाले बटन पर, या कहना चाहिए कि उस पर कैप्शन पर क्लिक कर दें। और यदि कहीं कोई त्रुटि है, हो सकती है, हम सभी इंसान हैं, तो यदि त्रुटि है तो आपको फिर से क्या करना है, मेकर के पास में जाना है, ठीक है ना। मेकर के पास में ये ऑप्शन है, चेकर के पास में भी ये ऑप्शन है कि वो क्या करेगा, आपके डाटा को आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर संशोधित करेगा। फिर क्या होगा, यदि मेकर कर रहा है तो फिर से वो कहां जाएगा, चेकर पर जाएगा, और चेकर से कहां जाएगा, फिर आप लोगों के पास में जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, उसे अप्रूव करेंगे। ये तरीका है। तो इस तरह से क्या करना है आपको, ये इसका ध्यान रखना है एक बात का, कि जब चेकर ने क्या कर दिया है, उसको अप्रूव कर दिया और आपके पास में डेटा गया, तो आपको 24 आवर्स के अंदर एक्शन लेना है, चाहे अप्रूव करने का लेना हो और चाहे क्या करना हो, सुधार करवाने का लेना हो। समझ रहे हैं ना, वरना क्या होगा, आप लोगों को अपने मेकर का आपके पास में नंबर होना चाहिए, उनसे पूछें। और मेकर को मैं सलाह देता हूं कि आप लोग कोई जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें जोड़ दें, तो ताकि वो क्या है, सूचना उसमें डालते रहें। ये सहूलियत वाला है ना। हाँ, यदि आप 24 आवर्स में नहीं करेंगे तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, वो सीधा का सीधा कहां चला जाएगा, डेटा यूजीसी को चला जाएगा 24 आवर्स बाद में। फिर आपका गलत है तो वो गलत ही रहेगा। ये थोड़ा आपको सावधानी बरतनी। नेक्स्ट, अब इसके बाद में जो आपका डेटा है वो कहां चला गया, आपने अप्रूव कर दिया है तो यूजीसी के पास में चला गया है, और यूजीसी के पास में जाएगा तो यूजीसी वाले भी क्या करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे आपके डेटा को। क्यों, क्योंकि एक तो चेकर ने अप्रूव कर दिया है, एक कैंडिडेट ने स्वयं अप्रूव कर दिया है, तो अब यूजीसी को अप्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ कुछ मिलान करती है आपके सर्टिफिकेट की जानकारी वगैरह का, उसके बाद में क्या कर देती है, अप्रूव कर देती है। आप देखिएगा, जब वो अप्रूव कर देती है तो ये कोड जनरेट करती है जिसका नाम है बेनिफिशियरी कोड। और ये बेनिफिशियरी कोड ही कहना चाहिए आपके ट्रांजैक्शन का, कहना चाहिए मेन आधार होगा। यदि ये बेनिफिशियरी कोड जनरेट नहीं हुआ तो अभी तक की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो फिर अपन को वो कमी क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो उसका कहना चाहिए उसमें सुधार करना पड़ेगा, फिर से उसको अप्रूव के लिए कहां, यूजीसी भेजना पड़ेगा। फिर इसके लिए ये ऑटो जनरेटेड प्रोसीजर है, इसके लिए कोई लिखा पढ़ी करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेकर बनाएगा, ऑटोमेटिक चेकर के पास में जाएगा, चेकर की आईडी में आएगा, ऑटोमेटिक चेकर करेगा, जब अप्रूव करेगा आप लोगों की आईडी पर चले जाएगा, आप लोग अप्रूव कर देंगे, या 24 आवर्स निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिक कहां, यूजीसी के पास चला जाएगा। और यूजीसी टाइम लेता है, यूजीसी क्या करेगा, टाइम लेता है। अभी हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया इस बात का, तो जितनी बार यूजीसी के पास में जाता है वो मिनिमम 7 डेज मांगते हैं। कितने मांगते हैं, वो पहले हो जाए बात अलग है, लेकिन वो 7 डेज का, वो कहते हैं कि 7 डेज के पहले हमें बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, है ना। ये है, चलिए आगे। अब जब वहां से आपका बेनिफिशियरी कोड जनरेट हो जाएगा तो एक चीज जनरेट हो जाएगी, और वो होगी आपका पेमेंट शेड्यूल, और दैट इज मंथली पेमेंट शेड्यूल, कि आपको हर महीने कितना कितना पैसा मिलना है, मिले। वो पेमेंट आपका शेड्यूल लगभग 2 साल का, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने के लिए होता है, वो 2 साल के लिए होता है, तो 2 साल का ये हो जाएगा। इसके लिए आपको फिर से वही लॉगिन करना है, वो वहां पर एक कैप्शन होता है ऊपर, जहां पर लिखा होगा पेमेंट शेड्यूल, और पेमेंट शेड्यूल में क्या करेंगे, आप देखेंगे। और ये पेमेंट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपके क्या बनेंगे, बिल बनेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। जब ये वहां से आपका आ जाएगा, पेमेंट शेड्यूल बन करके आ जाएगा, तो वो उसके सामने अप्रूव लिखा हुआ नहीं आएगा,
आपका पेमेंट शेड्यूल जनरेट होगा, फिर जो चेकर होगा वो क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा। और जब तक आपका पेमेंट शेड्यूल अप्रूव नहीं है तब तक आप बिल लगाने के हकदार नहीं है। और एक बार जो पेमेंट शेड्यूल कहने चाहिए कि अप्रूव हो गया तो इसके बाद में फिर आप कहने चाहिए बिल लगाने के हकदार हो जाएंगे। अगला चलिएगा, आप देखिएगा यहां से बात आ जाती है कि अब बिल लगाना है। बिल का एक निर्धारित प्रारूप है, उस प्रारूप में क्या करना है, आपको लगाना है। इस पर भी आपके साइन होंगे, आपके गाइड के साइन होंगे, हेड के साइन होंगे और थ्रू रजिस्ट्रार होंगे कंप्लीट। यहां पर मेकर के पास में डॉक्यूमेंट कब आएगा, रजिस्ट्रार तक होने के बाद में आएगा मेकर के पास में डॉक्यूमेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है, इसमें क्या करना है, सबमिट योर बिल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब्ड उसमें आपको क्या करना है, बिल सबमिट करना है। किसके आधार पर, जो आपका पेमेंट शेड्यूल अप्रूव हो चुका है उसके आधार पर। जो राशि उसमें लिखी है वही राशि आपको अपने बिल में अंकित करना है। आप देखिएगा जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि जो कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट है वो हम 6 लगाएंगे कि एक ही में हो जाएगा। तो एक ही कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट में आपका काम चल जाएगा। उसी तरह से एक ही बिल लगेगा आप लोगों का अभी। और कब से लगेगा, जब से आपने पीएचडी का काम शुरू किया है, जो डेट है उस डेट से लेकर के आज तक के। क्या होगा उसमें, 2 तरह से आपको करना है, गणना करना है। एक तो क्या है, करंट मंथ का हो जाएगा और बाकी जो पिछला है वो आएगा एरियर में आएगा। कहां आएगा, एरियर में आएगा। तो एरियर का टोटल अलग निकलेगा और करंट मंथ का क्या निकलेगा, अलग निकलेगा। तो पिछले महीनों का जो पेमेंट होगा वो एरियर के रूप में होगा और करंट मंथ का आपका फेलोशिप के रूप में क्या होगा, पेमेंट होगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। द फर्स्ट बिल कवर द पीरियड एंड पेमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो पहला है, ठीक है ना, इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट बिल विल बी बेस्ड ऑन मंथली पीरियड एंड पेमेंट। फिर इसके बाद में आपके कंटिन्यूएशन में आपके सभी बिल क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, एक एक महीने का एक एक ही वो लगेगा। अब इसके बाद में मंथली पेमेंट विल बी क्रिएटेड बाय मेकर। ये जो जब बिल आप सबमिट करेंगे तो उसके आधार पर मंथली पेमेंट कौन बनाएगा, मेकर बनाएगा। मेकर के बाद में जैसा आप जानते हैं वो अप्रूव होगा किसके द्वारा, चेकर के द्वारा। बधाई हो, समय भली लग जाएगा, इसके बाद भी समय लगेगा, लेकिन अंततः आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। थैंक यू। अंत में कि यदि ये वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगा हो और ऐसा लगता है कि ये अन्य लोगों के उपयोग में भी आ सकता है, उनके लिए उपयोगी हो सकता है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, और यदि ज़रूरत समझें और ऐसा लगे कि ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।